वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी द हिंदू संडे 12 जुलाई। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या द हिंदू में इंपॉर्टेंट है फिर से, और इसके हिसाब से अपने हिंदू को रीड करेंगे हम लोग। इसके बाद इस वीडियो के बाद द हिंदू रीड करिएगा तो हमेशा ई सब्सक्रिप्शन से रीड करिए। ई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए द हिंदू का। मैं आपको रोज रोज ये बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अगर दूसरे चक्रों में पढ़े हैं तो रोज रोज ये चीज आपको नहीं मिल पाती हैं। तो आप इसको पढ़ने के बाद अपने पास कलेक्शन रखें। द हिंदू का ई सब्सक्रिप्शन में आप कट करके अपने पास रख सकते हैं, सारा मैटर और नोट्स बना सकते हैं वहीं ऑनलाइन में ही सारा कुछ। इसलिए वो सारा आपको रखना चाहिए। तो पेज नंबर 1 में जो पहली न्यूज हम लोग को पढ़ना है वो है कि यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट्स कैंसिल एग्जाम। अब यहाँ पे स्टेट और सेंटर का थोड़ा सा फिर से एक लड़ाई आ गई, क्योंकि यूजीसी नहीं चाहती है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, पर बाकी सारे स्टेट चाहते हैं कि कुछ स्टेट चाहते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाए। जैसे वेस्ट बंगाल चाहता है, जैसे दिल्ली ने कैंसिल कर दिया ऑल अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ स्टेट और यूनिवर्सिटीज कैंसिल। सिसोदिया जी ने ये बात कही। अब इस पर यूजीसी और इसमें टसल हो गया है एक तरीके से। जैसे कि देखा जाए, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पर दो तरीके का काम हो सकता है। एक तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है क्लास 12 तक का, वो एजुकेशन अंडर में आता है स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट लिस्ट में आता है, 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है। और जो हायर एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यूजीसी कह रहा है कि नहीं, हम एग्जाम लेंगे, और स्टेट्स कह रहे हैं कि हम अपने यूनिवर्सिटीज, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां इस एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये एक विवाद शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा फॉलो अप करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 2, 3, 4 में कुछ इस तरह का न्यूज नहीं है। अगर कुछ है तो एक दो न्यूज छोटे छोटे हैं, देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। आई हैव मार्क्ड ऑल दोस थिंग्स, मार्क दैट। मेरे ख्याल से पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 7 में आता है इसके बाद, सॉरी 6 में। पेज नंबर 6 में ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो, मतलब कल इसकी रूलिंग आएगी पद्मनाभ स्वामी की। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ से, यहाँ के खजाने में, यहाँ की तिजोरी में बहुत ज्यादा गोल्ड मिला है। यानी पूरे कमरे भर के कई टन गोल्ड मिले हैं यहाँ से। तो अब इस पर क्या है कि इसका कंट्रोल कैसे हो। ये आज से 4-5 साल पहले की बात है जब ये गोल्ड मिला था, एक्सप्लोर हुआ था। अब ये मामला आ रहा है कि इसके ऊपर कंट्रोल कैसे हो, ट्रस्ट बना के हो या गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, कैसे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है कि जैसे उसमें देवास्वम बोर्ड बना है तिरुपति में, गुरुविहार और सबरीमला में, वैसा इसमें बनाया जाए या डायरेक्ट इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाए, गवर्नमेंट इसको मैनेज करे। क्योंकि इतना ज़्यादा गोल्ड है, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है इस टेम्पल के नाम पे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोलिंग, उसका डिसीजन लेना जरूरी है। उसको लेकर के ये पिटिशन था, उस पर आज कल सुनवाई होगी, इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, ये इंटरव्यू जरूर पढ़िएगा, शिवशंकर मेनन साहब का है। ये कहीं ना कहीं एक आपको क्रिटिकल एनालिसिस जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसा कुछ फैक्ट्स भी इसमें आपको मिलेगा जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। इसमें अबाउट है, वी आर स्टिल इन अ क्राइसिस एंड नीड अ फुल रीसेट ऑफ इंडियन चाइना। ये जो रीसेट वर्ड है ना, रीसेट ऑफ इंडियन चाइना रिलेशंस, तो इन्होंने काफी अच्छे से बताया कि कैसे इंडियन चाइना रिलेशन को फिर से रीसेट किया जा सकता है। क्योंकि अब दूसरा दौर शुरू हो गया इंडिया चाइना रिलेशन का। पहले जैसे बिहेव करते थे इंडिया और चाइना एक दूसरे से, वैसा आप बिहेव करना बंद कर चुके हैं। अब ये नया दौर शुरू हो रहा है। तो इस नए दौर में जहां ट्रेड रिलेशन एक तरफ है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन दूसरी तरफ है, ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि चाइना से ट्रेड रिलेशन तोड़ करके इंडिया से जुड़ रहे हैं थ्रू स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। तो ऐसे में तो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है इंडो चाइना रिलेशन का, तो उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट आप आते हैं अगले पेज में, पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में ठीक ठाक न्यूज है। पहला है कि 6 NSCN-IM, यानी जो मैंने कहा कि नागालैंड का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जिसको कहते हैं, आइजैक मुवैव वाला। तो दो है वहां पे, खपलांग और ये मुवैव वाला। तो इसके कुछ लोग जैसे कंट्री से, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका एक डील हुआ है, एक ट्रिटी साइन हुई है इन दोनों के बीच में। वो ट्रिटी है कि आपस में इस तरह का कोई उलझन नहीं होनी चाहिए रूलिंग में नागालैंड के। लेकिन नागालैंड के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो कि नागालैंड के बॉर्डर एरिया पे है और अरुणाचल से बॉर्डर करता है। तो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पर वो एग्रीमेंट नहीं लागू होता है। वहां पर अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं NSCN, तो उसके लिए उनको दंडित भी किया जा सकता है। और असम राइफल्स के जवानों ने ऐसा ही कुछ किया। ठीक है, और NSCN क्या है? NSCN एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, जो कि 1997 से
नेगोशिएशन, पीस नेगोशिएशन में है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसके बारे में ये आर्टिकल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। असल में देखिए, मैं यहाँ पे आपको वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, इसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी वीडियोस वीकली ले आ रहे हैं, जल्दी से ही वो आ जाएगा। हर वीक का पूरा न्यूज़ एक्सप्लेन करके आपको दिया जाएगा 1 बाय 1। लेकिन द हिंदू पढ़े बिना आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आई टेल यू, जब तक आप प्रॉपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपका कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। मैं तो सारा कुछ बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, और वो लंबा समय लग जाएगा तो आप, हमें क्या है, न्यूज़ सेलेक्ट करना और न्यूज़ के कुछ बैकग्राउंड्स को आपको बता देना है, ताकि आपको न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट आए। मेरा पर्पस ये है। अच्छा, नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी इन कोविड-19 फाइट। पीएम कहते हैं कि भाई देखो, कोविड-19 में हम जैसे बीच में रिलैक्स होने लगे थे ना, इस फाइट में हमें रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और हमें जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई लड़नी होगी। तो इस लिहाज से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सोरियासिस ड्रग गेट्स डीजीसीआई नॉट फॉर इमरजेंसी यूज, ये आर्टिकल इसमें इंक्लूडेड है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है इंडिया के हैं, उन्होंने एक इटोलीजुमाब बोल के दवा है, ITOLIZUMAB, इटोलीजुमाब बोल के एक दवा है। उस दवा को जनरली सोरियासिस के क्योर में यूज किया जाता है। उसका भी ट्रायल ले रहे हैं कि कैसे उसको बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में, इमरजेंसी में, कोविड केसेस में यूज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 8 में अब नहीं है। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर, अच्छा, इसमें एक और आर्टिकल ये वाला है, बी पॉलिटिकली न्यूट्रल धनखड़ टेल्स ऑफिशियल्स। ये गवर्नर के रोल को लेकर के थोड़ा सा ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिशियल्स को कहा है कि आप इस तरह से बिहेव मत करिए कि जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका, इसमें पेज नंबर 9 में आता है, ये इंटरनेशनल वाले पेज में ये देखा जाए, ये 2-3 आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक साथ ही हैं तीनों लगभग। फॉरेन स्टूडेंट इन यूएस वे ऑप्शन फॉलोइंग ऑर्डर, ये रिलेटेड है इससे बगल वाले आर्टिकल से। ट्रम्प वर्किंग ऑन न्यू इमिग्रेशन बिल, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो नए इमिग्रेशन बिल पर काम कर रहे हैं, जो कि मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है। तो वो रोड टू सिटीजनशिप करके उन्होंने ये कहा है कि जो डाका डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, जो बच्चे अराइव कर जाते थे इलीगली, उनको तुरंत डिपोर्ट करने की जो बात कह दी थी इन्होंने, उस पर 2 साल का पहले ये था कि 2 साल का एक्सटेंशन उनको मिल जाए, उसके बाद उस प्रोसेस को ऑन किया जाए। तो डाका रूल में भी चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ओवरऑल इमिग्रेशन पॉलिसी वो अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा अमेरिकन को कैसे प्रोटेक्ट भी करना है और इमिग्रेशन को भी लाना है, इन दोनों चीज़ों पर उन्होंने बात करी है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बहुत बड़ा महाबिल लेकर आने वाले हैं वो लोग बहुत जल्दी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ के बैकग्राउंड में अगर मैं बता दूं, तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने H1B वीज़ाज, H2B वीज़ाज और J वीज़ाज, L वीज़ाज, ये सारे कैंसिल, H4 वीज़ाज इन्होंने कैंसिल कर दिए, सस्पेंड कर दिए, कि हमारे जो जॉब्स हैं, अमेरिकन के जॉब हैं, इस कोविड सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में, या बहुत दिनों से, तो 2008 से ये देखा जा रहा है कि रिसेशन की वजह से अमेरिकन के जॉब जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारे पहल की है। फॉरेन स्टूडेंट जो वहाँ पे हैं, जिनका जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में, और फॉरेन स्टूडेंट उसको कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालने की बात कर दी है कि अगर आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है और ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं क्लास, तो आपको अमेरिका में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे लिम्बो में आ गए बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडिया से, खास करके ब्राज़ील से, रशिया से, चाइना से, ये सारे स्टूडेंट्स अब अपना रास्ता तलाश रहे हैं कि क्या किया जा सकता है अभी। दूसरी तरफ इधर एक छोटा सा न्यूज़ है, यूनेस्को रिग्रेट्स तुर्किश मूव ऑन हैगिया सोफिया को लेकर एक डिटेल आर्टिकल भी आज आया हुआ है प्रोफाइल में। तो हैगिया सोफिया को आप एक बार अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि यूनेस्को का हेरिटेज साइट था और उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक मॉस्क में, क्योंकि पहले म्यूजियम हुआ करता था, म्यूजियम से पहले ये चर्च हुआ करता था। अच्छा, पेज नंबर 10 में आते हैं। पेज नंबर 10 में दास वार्न्स ऑफ हायर एनपीएस बैंक कैपिटल इरोजन। आरबीआई के जो चीफ हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने वार्न किया है कि एनपीए बढ़ेगा, बैंक कैपिटल बहुत तेजी से इरोड होगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कोविड सिचुएशन जितना छोटा सोचा गया था, जितना जल्दी निपट जाएगा ये सोचा गया था, उससे ज्यादा तो हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रीन शॉट्स दिखा रही है कि नहीं, इम्प्रूव कर रही है, बट देन ऑल्सो, ठीक है, जो बैड लोन है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की पेमेंट करने की जो क्षमता है वो घटती चली जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की जरूरत है आज के डेट में। अगर बैंक्स को हम लोग रिकैपिटलाइज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक्स बच जाएंगे। उन्होंने यस बैंक की भी बात की है कि यस बैंक के साथ क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिटरी इंश्योरेंस बिल लाने की बात कही है उन्होंने,
जो कि सेंट्रल विड्रॉ कर लिया था फॉलोइंग डिपॉजिटर्स कंसर्न ओवर ए कंट्रोवर्शियल बेल इन क्लॉज। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बैंक का है उस पर थोड़े से चेंजेस करने की बात उन्होंने कही कि बैंक को थोड़ा सा और लेंडिंग हैंड्स देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को संभालना जरूरी है इस समय में स्पेंडिंग सिचुएशन, अदरवाइज इकोनॉमी थोड़ा सा कोलैप्स करने की स्थिति आ सकती है। गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर स्पेंडिंग, ये वाला भी एक आर्टिकल आपको पढ़ने लायक है, क्योंकि इसको एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे इस्तेमाल करके जो इसको इस सिचुएशन को इस्तेमाल करके कैसे हेल्थ केयर की स्पेंडिंग में चेंजेस ला सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उसको डायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगला है इंश्योरर्स अनवील्स कोरोना कवच पॉलिसी। गवर्नमेंट बहुत दिन से ये कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में कह रही थी कि एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस कोविड-19 सिचुएशन के लिए किया जाए, कि कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं, अगर आपको डर लग रहा है कि आपके पास पैसे भी नहीं है और आपको अगर कोरोना आज के डेट में हो गया तो आप क्या करोगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस समय एकदम से आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हैं, क्योंकि वो फुल हैं या तो बंद हैं या सैनिटाइज कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है, या जो सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं कोरोना के केसेस को डील करने के लिए, उन हॉस्पिटल्स में अगर कोई जाता है तो खर्चे जो होते हैं उसको कौन बियर करेगा। इस पर इंश्योरेंस अथॉरिटीज से कहा गया था कि वो इस तरह प्रीमियम बनाए, तो उन्होंने प्रीमियम बनाया है। उस प्रीमियम के डिटेल जरूर पढ़िएगा कि आईआरडीए ने जो ये कोरोना कवच बनाया है उस पॉलिसी के प्रीमियम्स कितने आ रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, 5 लाख है, मिनिमम लिमिट 50,000 है, वो 3 महीने वाला है कि 6 महीने वाला, ये सारी चीजें इसमें आपको डिटेल में कितने इससे कितने तक कवर कर रहा है, क्या प्रीमियम आ सकता है, कुछ कंपनीज ने रिलीज भी किया है, तो उसको एक बार डिटेल से देख लीजिएगा ये वाला कोरोना कवच का आर्टिकल। इसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 11 पर। 11 आगे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ पे पहला जो ये आर्टिकल है, एक्सेल्ड ब्रीथ ऑफ COVID-19 पेशेंट्स कैन कंटेन नोवल कोरोना वायरस स्टडी फाइंड्स, यानी आप जो सांस छोड़ते हैं उससे भी कोरोना वायरस निकल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और इसको लेकर के रिसर्च आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो हवा के थ्रू फैल रहा है कोविड, ये जो सिचुएशन आने वाली है या आ रही है या आ चुकी है, इसका अभी तय नहीं हो पाया है कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन है कि नहीं है। ठीक है, जो सरफेस के स्वाप पे जैसे माना जा रहा है कि मोबाइल फोन या आपने जो टेबल टच किया, बुक टच किया या डोर हैंडल्स टच किए हैं, उससे कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं वो 5.4% ही हैं। मतलब ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारी बिलीफ सिस्टम है कि ये कांटेक्ट विद सरफेस प्लेज अ मेजर रोल इन कोविड-19, तो ये सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि हम लोग मान रहे हैं असल में ये टच वाली। अदरवाइज ये पर्सन टू पर्सन हवा से सांस से ज्यादा फैल रही है। वो हवा से और सांस से कैसे फैल रही है वो कितना, क्योंकि इसका जो साइज होता है एरोसोल का वो 5 माइक्रोन से कम होता है, और हवा में अगर सस्पेंड रह गया काफी देर तक तो वो दूर तक रीच आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट फायर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन कार्बन एमिशन। ये फॉरेस्ट फायर की जो सिचुएशन है क्यों हो रही है, इसमें क्या किया गया है, स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस के जरिए इसको मापा जा रहा है कि फॉरेस्ट होने की प्रत्याशा क्या है। यानी जो बर्न इंडिसेस डेवलप किए गए हैं, बर्न इंडिसेस की देखा जा रहा है कि भारत के बर्न इंडिसेस के हिसाब से भारत के 54% से ज्यादा लगभग फॉरेस्ट जो हैं वो बर्न इंडिसेस में हायर एंड पे हैं, मतलब वहां आग लगने के चांसेस होते हैं। और ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है, और इतना ज्यादा इससे कार्बन एमिशन भी हो रहा है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बर्न रेशियो जो है, इफेक्टिव बर्न इंडेक्स कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वो उसके, तो वो उसके जरिए ये सब पता चलता है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनएक्सपोज्ड पीपल मे हैव कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स। ये टी सेल्स के बारे में एक दिन पहले 2 दिन पहले न्यूज आई थी, मैंने इस पे बात चर्चा की थी। टी सेल्स क्या है? टी सेल्स असल में ऐसे सेल्स हैं जो आपकी लिम्फोसिटिक सेल्स हैं काइंड ऑफ, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब भी कोई अटैक आपकी बॉडी पर होता है एक्सटर्नल एलियन एजेंट का, तो एलियन एजेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ देखा गया कि इवन कोविड सिचुएशन में जो कोविड-19 के एकदम वीकेस्ट पेशेंट हैं वो भी टी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो टी सेल जनरेट करने से 2 फायदे और नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे ये हो सकते हैं कि
रिकवरी और तेज हो सकती है अगर टी सेल्स अच्छे से जनरेट हम लोग करवा सके, तो इसके स्टिमुलेटिंग ड्रग्स दिए जाएं और उससे क्या होगा कि टी सेल्स जनरेट होंगे और एलियन सिचुएशन से आके वो लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि टी सेल मेमोरी सेल जो मेमोरी टी सेल्स जो निकल रहे हैं, ये जो जनरेट हो रहे हैं, ये वैक्सीन के अगेंस्ट भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन भी तो एक तरह से आपके अंदर कुछ वायरस ही डालेगा, कमजोर वायरस ही सही, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर टी सेल जनरेट हो गया तो वैक्सीन को काम नहीं करने देगा। ये दोनों सिचुएशन है, तो रिसर्च फाइंड आउट करेगी कि कैसे इससे हैंडल करना है इसको, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ब्रेसिंग फॉर कोविड-19 सर्ज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में देखिए कोविड-19 से जो स्टेट अभी तक बचे हुए थे, अब वहां सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये फेजेस में चल रहा है, जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है, एक एक स्टेट को ग्रिप में लिया जा रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी तक, तो इसके ये चिंतनीय विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, असम कीलबैक स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 129। कीलबैक को लेकर के पिछले सप्ताह न्यूज आई भी थी कि असम में कीलबैक देखे गए, 129 साल बाद देखे गए। असल में एक अबोहर एक्सपेडिशन चल रहा है। अबोहर एक्सपेडिशन में 400 से ज्यादा प्लांट, 270 से ज्यादा बटरफ्लाइज, 25 एम्फीबियंस ये देखे गए। तो ये जो रेप्टाइल है कीलबैक असम का, तो ये इसके कलर और इसका वो अभी तक बहुत दिन पहले ये मिला था, तो कोलकाता के म्यूजियम में और वहाँ लंदन में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रखा था, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम इन लंदन, ठीक है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलकाता, इन दो जगह पर इसको रखा गया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे उसके अवशेष खराब होते जा रहे हैं, तो नया कोई अगर हम लोग को मिला है स्पीसीज, तो वो हमारे स्टडी के लिए और आगे जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में ये देखा गया है अभी असम में, तो कहाँ देखा गया है, क्या क्या मिला है, ये एक बार आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। एफएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द हिंदू का संडे का, इसको जरूर पढ़िएगा, पूरा पूरा पढ़िएगा। इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए रहते हैं चीजों के बारे में, जैसे इज द एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ कोविड-19 अ रिस्क। ये एयरबॉर्न के बारे में फर्दर ये स्टडी बताते हैं किस तरह का रिस्क ये करता है, इसको एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट है आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ऑन बाइंग स्प्री। इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल फिलहाल में 38,900 करोड़ का डील किया है रसिया के साथ। तो जैसे 21 मिग 29 फाइटर जेट लिए उन्होंने, 12 सुखोई फाइटर जेट्स लिए हैं MK1। इसके अलावा पिनाका रॉकेट्स उन्होंने लिया है, अस्त्रा लिया है। तो क्या क्या लिया है और क्यों खरीद रहे हैं वो, क्यों अपने स्क्वाड्रन को, दरअसल हमारे स्क्वाड्रन अभी 30 स्क्वाड्रन है, हमें लिमिट है हमारी 42 स्क्वाड्रन रखने की, हम अभी तक 30 स्क्वाड्रन ही रखे हैं। तो हमारी स्क्वाड्रन की लिमिट्स बढ़ रही है और उनका साइज भी बढ़ रहा है, और जो पुराने हमारे विमान थे, जो फाइटर जेट्स थे, वो अब कहीं ना कहीं बहुत सारे तो क्रैश हुए हैं, उनकी कमी है, उनको भरपाई की जा रही है, और बहुत सारे रिपेयर की हालत में आ गए हैं या चेंज करने की हालत में आ गए हैं, तो उनको भी, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे इस तरह के फाइटर जेट्स लिए, जैसे 36 हमने राफेल लिया, और उसके बाद अभी हम सुखोई 12 ले रहे हैं, और बहुत सारा इसका प्रोडक्शन जो है इस तरह के सुखोई और इन सब का अपने देश में ही HAL कर रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हमारी डील हुई है उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इसमें पूछा जा सकता है, कि जैसे LCA तेजा के बारे में पूछा जा सकता है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, या राफेल के बारे में पूछा जा सकता है, या LCA MK2 के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सारी इसमें मेंशन किए गए हैं। उसी तरह से ये वाला भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इमिग्रेशन की बात करें तो ट्रम्प वाला इमिग्रेशन हमने देखा कि वो नए लॉ लाने जा रहे हैं, और बहुत सारा जैसे डाका को प्रॉब्लम हो गया है, जैसे H1B वीजा और इन सब पे प्रॉब्लम हो गया है। कुवैत में भी ऐसी सिचुएशन आई है कि वहां भी इमिग्रेशन लॉज को टाइट किए जा रहे हैं। रीजन क्या है कि कुवैत में जो उन्होंने टारगेटेड रेशियो रखा था कि 70% कुवैती पॉपुलेशन होना चाहिए और 30% बाहरी पॉपुलेशन होना चाहिए कुवैत में, लेकिन अभी सिचुएशन एकदम उलट हो गई है, सबसे ज्यादा इंडियन है वहां पे, और 70% अभी इमिग्रेंट्स है वहां पे, बाहरी लोग हैं, और 30% पॉपुलेशन बची है कुवैत के लोकल्स की। कुवैत के लोकल जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो मेरे ख्याल से उनको माइनॉरिटी में आ गए हैं वो, जिसकी वजह से इनको समस्या हो रही है। तो इसलिए इस आर्टिकल को पढ़िएगा और इसमें पूरा डिटेल में आप समझ पाइएगा कि किस तरह से कुवैत का ये जो इमिग्रेशन लॉ आया है, जिसमें 50% कोटा बांधा जा रहा है इंडियंस के लिए, वो क्यों बांधा जा रहा है। अब प्रोफाइल्स का ये पेज भी मुझे आज पढ़ने लायक लगा। इसमें अजीत डोभाल के बारे में दिया गया है, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड। ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करेगा टू नो अबाउट एन IPS ऑफिसर, वो कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, 75 साल की उम्र में भी इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, और बहुत बड़ा दिमाग इन्होंने रखा है अपने फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए। तो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, उसको देखिएगा। दूसरा, ये दो न्यूज और है इसमें। काटसा के बारे में कल हम लोगों ने बात करी थी। काटसा मतलब
जो उनका ऐसा लॉ है यूएस वालों का कि अगर आप किसी और से हथियार या स्ट्रैटेजिक डील करते हैं, तो आपको यूएस के सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। तो इंडिया इस समय रशिया से 38,900 का डील किया, उसको लेकर के। इसके पहले S-400 को लेकर डील किया था, उसको लेकर के 2018 में काटसा इंडिया के ऊपर लगाने की बात कर रहा था यूएस। तो यूएस कह रहा है कि चाहे जो हो, अगर आप लोग इस तरह से बिहेव करेंगे तो हमें काटसा लगाना पड़ेगा। या तो हमसे हथियार खरीदिए या हथियार मत खरीदिए। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हमारी अपनी स्ट्रैटेजिक नीड्स हैं, हमें खरीदना पड़ेगा। रशिया से भी खरीदेंगे हम, यूएस से भी खरीदेंगे, इजराइल से भी खरीदेंगे। तो एनिमी नेशन से खरीदने पर ये लागू होता है। तो रशिया को एनिमी नेशन मानता है यूएस, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ हाइगिया सोफिया, ये म्यूजियम ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे ये एक चर्च से म्यूजियम बना और म्यूजियम से कैसे ये आज मॉस्क में तब्दील हुआ है, म्यूजियम चर्च से मॉस्क, मॉस्क से म्यूजियम, म्यूजियम से फिर मॉस्क में तब्दील हुआ है। ये इसकी पूरी कहानी है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, कैसे ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में है और यूनेस्को क्या करेगा आगे, वो सारी बातें इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अब इस लास्ट पेज में देखा जाए, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 16 में, दैट इज इंडियाज टाइगर सेंसस ऑफ 2018 सेट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये देखा गया कि अभी तक का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ है आज तक वर्ल्ड में, वो इंडिया ने करा है। इंडिया ने किस पर किया है? ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन पर करा है। और ये भी देखा गया है कि 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही है, ठीक है। और अभी उनकी संख्या 2,967 पाई गई, जो कि बढ़ी है, काफी बढ़ी है पिछले सेंसस से। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल बेस पे पूछा जा सकता है। और दूसरी एक दुखद न्यूज़ है, बच्चन साहब को पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनके बच्चन सीनियर, बच्चन जूनियर को प्रे करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। हम सबके वो चाहते हैं, वो बने रहें इसी तरह से, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच एंड रीड द हिंदू फ्रॉम योर फिजिकल कॉपी और फ्रॉम ई सब्सक्रिप्शन। अभी पढ़ लोगे तुरंत आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।